एक आम इंसान का एवरेज आईक्यू 100 होता है। आईक्यू एक ओवररेटेड बात है, उसको बहुत महत्व मत दिया करिए, इतनी कोई मायूसी का खेल नहीं उसमें। मैं आपका आईक्यू जान सकती हूँ? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न मेरे व्यक्तिगत जीवन से है। एक आम इंसान का एवरेज आईक्यू 100 होता है और ये प्रकृति की देन है और ये मैंने आपसे ही जाना था। तो मुझे मेरे हर काम में ज़्यादातर असफलता मिलती है और मेरा जो आईक्यू है वो 100 से कम है। तो प्रकृति के जो इस गुण की कमी मेरे अंदर है, क्या मुझे इसकी वजह से असफलता मिलती है? किन कामों में असफलता मिल रही है? अधिकतर कामों में जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पर मुझे असफलता मिलती है। अधिकतर काम जो होते हैं ना दैनिक जीवन के या आपके व्यावसायिक जीवन के, उनमें बहुत आईक्यू चाहिए ही नहीं होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी किसी और चीज की है और आप दोष असफलता का आईक्यू पर डाल रहे हैं। हम आमतौर पे जो काम कर रहे होते हैं, चाहे अपने घर में चाहे अपने ऑफिस में, वो काम 100 का भी आईक्यू नहीं मांगते हैं। 100 का हम मानते हैं कि मानक आईक्यू होता है, स्टैंडर्ड एवरेज ऐसे, लेकिन उससे थोड़ा कम भी हो तो भी रोजमर्रा के कामों में कोई दिक्कत नहीं आती है। हम रोजमर्रा के काम में क्या करते हैं? हम गणित की कठिन समस्याएं सुलझाते हैं। हाँ, आप गाड़ी भी चलाते हो तो आपको गाड़ी के इंजन के बारे में क्या पता होता है? गाड़ी चलाने का मतलब होता है कि ये इधर से गियर बदला, ऐसे करा, चला दी। आप मोबाइल फोन चलाते हो, आपने माइक पकड़ रखा है। आईक्यू का इस्तेमाल करके आपको माइक का आविष्कार थोड़ा ही करना है। आपका मोबाइल फोन होता है, आपको क्या पता है वो अंदर से कैसे काम कर रहा है? वो पूरा का पूरा कंप्यूटर है अंदर, उसमें आपको कुछ भी पता है वो कैसे काम कर रहा है? तो जो रोजमर्रा का जीवन है वो बहुत आईक्यू मांगता ही नहीं है। हाँ, दूसरी चीजें हैं जो जीवन में ज्यादा चाहिए होती हैं, हमें उनको विकसित करना होता है। आईक्यू एक ओवररेटेड चीज है कि आईक्यू बहुत होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छे आईक्यू वाले मैंने बहुत लोग देखे हैं, उससे एक सीमित संदर्भ में, सीमित क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, आप कॉलेज में हो और आप हायर अलजेब्रा का कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, या कि आप मैकेनिकल में इंजन थ्योरी है उसका कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपका आईक्यू आपको एक बढ़त, एक एडवांटेज दे सकता है। आपके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, आपकी बेहतरीन ग्रेड लग जाएगी, ये सब हो सकता है। या आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो हो ही कटिंग एज रिसर्च का, तो उसमें आईक्यू से आपको कुछ बढ़त मिल सकती है। नहीं तो बाकी तो जीवन और न जाने कितने गुण मांगता है। निष्ठा मांगता है, धैर्य मांगता है, एकाग्रता मांगता है, स्पष्टता मांगता है। आईक्यू को जो हम इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं ना, उससे बस ये होता है कि हमने कह दिया कि मेरी किस्मत तो प्रकृति के हाथ में है, मैं तो पैदा ही हुआ हूं साधारण, तो फिर मुझे किसी बड़े अभियान में लगने का अधिकार क्या है? अगर मुझे कोई बड़ा या ऊंचा काम करना होता तो प्रकृति ने मुझे हाई आईक्यू दे के पैदा किया होता ना, और मैंने अपना आईक्यू नाप लिया। आईक्यू नापना आसान होता है, ऑनलाइन टेस्ट्स होते हैं बहुत सारे, आप जाके नाप लीजिए आईक्यू। छोटे टेस्ट्स होते हैं, मेरे ख्याल आधे 1 घंटे में पूरा हो जाता है टेस्ट। तो आप अपना आईक्यू नाप लो और फिर कह दो कि भाई जब मेरे पास प्रकृति से संसाधन ही नहीं मिला तो फिर मैं कोई बड़ी लड़ाई लड़ूं क्यों? क्या पड़ी है बड़ी लड़ाई लड़ने की? हम भगवत गीता में साथ हैं, उसमें कहीं पे अर्जुन के आईक्यू का उल्लेख है क्या? है क्या? हाँ, पर अर्जुन के पास निष्ठा है, धैर्य है,
और ईमानदारी है। जो बात नहीं समझ में आ रही वो पूछ रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उस पर फिर अमल कर रहे हैं। ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं और ये आईक्यू से नहीं आती। ठीक है, आईक्यू एक ओवररेटेड बात है, उसको बहुत महत्व मत दिया करिए, इतनी कोई मायूसी का खेल नहीं उसमें। आचार्य जी, इस पर एक प्रश्न और है मेरा कि मैं आपका आईक्यू जान सकती हूँ? मैं बोल रहा हूँ ओवररेटेड है, आप मेरा ही जानना चाहते हो। अभी पता नहीं, 20 साल से आईक्यू नापा नहीं है। जब नापा था तब 145 155 के बीच में आता था। सर एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि आपका आईक्यू जो है वो एक एवरेज से भी ज़्यादा है और आपकी सफलता इस आईक्यू की वजह से है। इनका कम है? कौन बोलना चाहता है कि इनका कम है आईक्यू? ये मेरी ही बात को, मेरे ही दिए आंकड़े को मेरे ही तर्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। ये कम आईक्यू है? तो आपका तो मुझसे ज्यादा है। मैं 150 पे हूं तो आप 250 पे हो। ये ऐसा नहीं होता बेटा। मैंने कैंपस में, मैं अगर 150 151 था तो मैंने 160 वाले भी देखे हैं। उससे नहीं हो जाता कि आप जीवन में बहुत कुछ चमत्कारिक कर दोगे या जिसे कहते हैं कि उखाड़ लोगे, उससे नहीं हो जाता है। ये धारणा गलत है। मैं दिन प्रतिदिन जो काम करता हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि ब्रेन कैपेसिटी का कोई बहुत बड़ा योगदान है। आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ आपको। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी कोई न्यूरल प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा सीपीयू उसको बहुत तेजी के साथ प्रोसेस कर रहा है और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो मैं आपको ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर उत्तर दे पा रहा हूँ। ध्यान का तो अर्थ ही होता है कि विचार पर निर्भरता न रहे। बोध ऐसी चीज़ नहीं है जो आईक्यू पर निर्भर करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का आईक्यू अगर बिल्कुल जानवरों के स्तर का हो, 5 8 10, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपका एक साधारण आईक्यू है, ब्रेन सेल्स जो मेंटल कैपेसिटी है, नॉट मेंटल कैपेसिटी, ब्रेन की कैपेसिटी, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो आप जिंदगी में किसी भी ऊंचे काम की ओर लक्ष्य कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर आपसे अभी बात कर पा रहा हूं तो इसमें आईक्यू का अगर कुछ योगदान होगा भी तो बहुत आंशिक। अभी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी मुझे पसीना आ रहा है, मेरा गला भी सूख रहा है और सचमुच मेरी पीठ में भी दर्द है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें मेरे आईक्यू का क्या रोल है? इसमें आईक्यू का क्या रोल है? आईक्यू तो, मैं कोई युक्ति लगाना चाहूं, कोई चतुराई करना चाहूं तो उसमें मेरे काम आ सकता है ना। आप खड़े हो या कोई और बात है, कुछ भी है, उसमें आपका फैसला है अडिग रहना। इसमें आईक्यू क्या कर लेगा या कुछ कर लेगा? कृष्ण अर्जुन को कुछ बात बोल रहे हैं जो उनको भाव के तल पर बुरी तरह आहत कर रही है, कर ही रही होगी। पितामह से युद्ध करना पड़ेगा, वही वहां प्रधान सेनापति खड़े हैं सामने, और पितामह माने 90 100 साल के हो रहे होंगे वो, इतना वृद्ध आदमी। कोई साधारण जीवन में भी मन ना करे कि उसको चुभता हुआ शब्द भी बोलो और उसको चुभते हुए बाण मारने हैं। कैसा लग रहा होगा अर्जुन को? पर अर्जुन युद्ध करते हैं। इसमें आईक्यू है क्या? है क्या? और मैं आईक्यू की जहां पर जरूरत होती है उससे इनकार भी नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो तो उसमें आईक्यू का रोल होगा। मैथमेटिशियन बनना है या कोई और है, आपको एक अव्वल दर्जे का इकोनॉमिस्ट बनना है, उसमें आईक्यू का रोल हो सकता है। लेकिन आपको जानता हूं, आप जो काम करते हो वो भी समझता हूं, उसमें अपने जो वास्तविक दोष हो, जहां पर सचमुच भूल हो रही हो, उसको तलाशो।
हम शरीर को दोष दे रहे हैं। आईक्यू माने मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? मास, शरीर ही तो है। हम शरीर को दोष दे रहे हैं। इसी तरीके से आप आगे बोल दोगे कि मैं तो लड़की हूं इसलिए मैं असफल हो रही हूं। इसी तरह आप आगे बोल दोगे कि मेरा कद 6 फुट का नहीं है, मैं इसलिए असफल हो रहा हूं। फिर तो कोई सीमा ही नहीं है ना। अगर शरीर को दोष देना है तो शरीर तो तरीके तरीके से सीमाओं का ही नाम है। बोल दो कि मेरे शरीर में ऐसा हो गया, मैं इसलिए असफल हूं, मेरा ऐसा है, मैं इसलिए असफल हूं, कुछ भी बोल दो, मैं हूं ही ऐसा, शरीर से ऐसा हूं। कोई बोले कि तुम जल्दी से घुटने क्यों टेक देते हो, मैं तो पैदा ही ऐसे हुई थी। भाई बहुतों का यही जवाब रहता है, माने कि मैं शरीर से ही ऐसी हूं। तू इतनी जल्दी रो क्यों पड़ती है? कहते ना इतनी सेंटी क्यों हो जाती है, सेंटी, इतनी सेंटी क्यों हो जाती हो? क्या बोलती है? मैं तो पैदा ही ऐसी हुई थी, माने मेरा शरीर ही ऐसा है। इसका फिर कोई अंत नहीं है, तो फिर अपने आप को पूरी तरह देह मान लेने वाली बात है। ठीक है, ये सब ऊंच नीच चलती रहती है। किसी के शरीर में कुछ थोड़ा ज्यादा प्रधान होता है, किसी के शरीर में कुछ और प्रधान होता है। कोई किसी तरीके से शरीर से थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है, कोई किसी तरीके से मजबूत होता है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि यहां से बिल्कुल पहलवान है पर खाना नहीं पचता ठीक से। बहुत ऐसे होते हैं। पहलवान जी घूम रहे हैं, क्या हो गया? खाना तो खाया है, अब 2 घंटे वो टहलते हैं तब पचता है उनको। कोई बिल्कुल ऐसा हो सकता है यहां से बहुत मजबूत है पर 8 साल का था तभी से मोटा चश्मा लग गया है। होते हैं कि नहीं? स्टीफन हॉकिंग को तो जानते ही हो। अब वो अपने शरीर की दुहाई देने लगते तो फिर क्या करते? आप बोलोगे उनका आईक्यू अच्छा था, मैं कहूंगा बाकी शरीर, बाकी शरीर। हंसने वाली बात नहीं है भाई, क्या आदमी हो। बाकी शरीर और वो अगर रोना शुरू कर देते कि मेरा बाकी शरीर देखो, तो ये जैसा है अब यही है, ये जैसा भी है अब यही है। इसमें से जो कुछ बदला जा सकता है बदल देंगे। आमतौर पे बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता, बस आप थोड़ा सा अपनी मांसपेशियों को ठीक रख सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत आप अपनी आंखों को बचा सकते हो। पर अगर कोई पैदा ही ऐसा हुआ, बहुत ऐसे होते हैं उनके दांत जल्दी, बहुत ऐसे होते हैं उनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, है तो है, क्या करोगे? ये जैसी भी चीज है उसी का हमें ऊंचे से ऊंचा, गहरे से गहरा, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम इस्तेमाल करना है। किसी को ज्यादा मिल गया बहुत अच्छी बात है, किसी को कुछ कम मिल गया वो भी ठीक बात है। शिकायत करने से क्या होगा? जो मिला है वही मिला है भाई, इसी से काम चलाना है। और अपना आईक्यू आप दोबारा टेस्ट कराइए। आप हो नहीं 100 से नीचे वाले। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी। मैं अभी हाल ही में न्यूज़ देख रही थी कि उसमें था कि 32 वर्षीय युवा ने खुदकुशी कर ली और साइड नोट में उसने ये लिखा है कि पत्नी उसका कहना नहीं मानती है। तो आचार्य जी, जिस भी रिश्ते में हम रहते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो हम सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी बात भी समझे और माने भी। तो जो नहीं मानता तो उसके लिए गुस्सा तो बहुत आता है। तो क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि हम बात मनवाना ही क्यों चाहते हैं और किसकी बात मनवाने योग्य है, और फिर इस गुस्से का क्या करें? और मुझे लगता है कि हम जो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं इसका संबंध भी हमारे लो आईक्यू से ही है। हम पूरी दुनिया से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अब पूरी दुनिया हमारी बात मानेगी नहीं तो जिस पे हमारा हक चलता है उसको धर दबोचते हैं कि कम से कम तू मेरी बात मान। किस पर हक चलता है? पत्नी पर चलता है, पति पर चलता है और सबसे ज्यादा अपने बच्चों पर चलता है। बात यह नहीं है कि हमें सिर्फ बच्चों से या पत्नी से अपनी बात मनवानी है, बात तो हमें पूरी दुनिया से अपनी मनवानी है। मनवानी है कि नहीं? जहां कामना होती है वहां क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, निराशा ये होते ही होते हैं। आप बाजारों से गुजरते हो,
आपके बस में होता तो आपने कोई भी चीज छोड़ दी होती क्या बाजार में, सब बांध ली होती, ठीक है ना। वो तो बस नहीं चलता। आपने गाड़ी खरीदी है 10 लाख की, हैचबैक, क्या ऐसा है कि आपको 2 करोड़ वाली जो गाड़ी थी वो पसंद नहीं आ रही थी? नहीं नहीं चाहिए नहीं, बेकार, हटाओ, ऐसा है क्या? बस नहीं चलता। चाहते तो हम यही हैं कि पूरी दुनिया पर बस चले, पर कुछ कर नहीं सकते। जिस डीलरशिप में गए हो 10 लाख की ले रहे हो सकता है उसी के पास 2 करोड़ की भी पड़ी हो, पर बस नहीं चलता। 2 करोड़ वाली पे हाथ रखोगे तो झिड़क देगा। कामना तो सब कुछ भोगना चाहती है ना, पर सब कुछ भोगने से हम पीछे ही रह जाते हैं। कहते हैं इज्जत बचा के पीछे रहो, 2 करोड़ वाली गाड़ी पे हाथ रखा तो अपमान होगा, तो हम पीछे हो जाते हैं। फिर कुछ लोग हमें अपने ही घर में मिल जाते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में मिल जाते हैं, वहां हमारी सारी जो दमित कामनाएं होती हैं वो फूट फूट के बाहर निकलती हैं। कहते हैं किसी पर अपना बस नहीं चलता तो इन पे चलाओ, इन पे चलाओ। रिश्तों का मतलब ही यही है, किसी ऐसे को पकड़ लो जिसपे अब अपनी कामनाओं का जोर चला सकते हो। पति को क्या सिर्फ अपनी पत्नी को ही भोगना है? उसे दुनिया की हर स्त्री को भोगना है। हो सकता है यही बात स्त्री पर भी लागू होती हो, पर बस नहीं चलता। समझ में आ रही? जब आदमी खुद से असंतुष्ट होता है ना, तो वो पूरी दुनिया को भोग लेना चाहता है, इसी उम्मीद में कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसको भोग करके ठंडक मिल जाएगी। एक इंसान है, मैं हूं, और मेरे भीतर ही भट्टी जल रही है, बिल्कुल आग लगी हुई है। भीतर देखने वाली मेरी आंख नहीं, मुझे पता ही नहीं कि भीतर आग लगी क्यों हुई है। तो जो कुछ भी मेरे सामने आता है, इच्छा तो यही होती है कि इसको भोग लो, पर हर चीज को भोग नहीं सकते क्योंकि वहां कोई बैठा है डंडा लेकर के, भोगने जाओगे तो पीट देगा। ठीक यही है ना, दुनिया में दंड का विधान इसीलिए है, पुलिस की जरूरत इसीलिए है। पुलिस ना हो तो हर आदमी हर चीज भोगने निकल पड़े। अपने पड़ोसी घर में घुस जाओ, उसका माल उठा लाओ, सड़क पर जा रहे हो रास्ते में दुकान दिखेगी, उसका माल अपने अंदर। तो दंड विधान की, पुलिस की, न्याय व्यवस्था की जरूरत ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि सब में आत्म अज्ञान है। भीतर आग लगी हुई है और हम कुछ जानते नहीं कि क्या जल रहा है और क्यों जल रहा है। आम जीवन में हम ये दुस्साहस नहीं करते हैं कि जो कुछ दिखा उसी पर हाथ रख दिया। हाथ रखोगे तो पीटे जाओगे। पर घर में मिल जाते हैं कुछ बेचारे असहाय प्राणी जो पलट के पीट नहीं सकते, जैसे छोटे बच्चे, तो हम अपनी कामनाओं का पूरा ठीकरा उन्हीं पे फोड़ते हैं। चल बेटा तू अमेरिका का राष्ट्रपति बन के दिखा। क्यों? अरे पिताजी चपरासी भी नहीं बन पाए इसलिए। तुम स्वयं से असंतुष्ट हो तो दूसरों पे जबरदस्ती करोगे ही करोगे। समझ रहे हो? और अगर ये बात बताने वाला कोई नहीं है तो तुमको लगेगा कि दूसरों पर जबरदस्ती करना तुम्हारा नैतिक अधिकार है। तुम कहोगे तू मेरी बात नहीं मान रही, ये तू अनैतिक काम कर रही है और मैं तुझे तेरे अनैतिक काम की सजा दूंगा, या तो तुझे पीट कर नहीं तो खुद को पीट कर। खुद को पीटने वाला काम महिलाएं ज्यादा करती हैं, दूसरों को पीटने वाला काम पुरुष ज्यादा करते हैं। पर दोनों ही यही कर रहे हैं कि कामना पूरी नहीं हुई तो कुछ प्रतिक्रिया तो करनी है ना।
बच्चे मिल गए, बच्चों को धुन दो, बीवी मिल गई, बीवी को धुन दो, बीवी किसी को नहीं धुन सकती तो खुद को धुन लेती है, देखा नहीं है? वो जाके ऐसे दीवार में सर मार देगी, फिर गूमड़ निकल आएगा, फिर थोड़ी देर के लिए उसको सहानुभूति मिल जाएगी तो कहेगी देखा। ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सर के भीतर कुछ होना हो, सर के ऊपर गूमड़ है। ये होता है कि नहीं होता है? या मैं कथा सुना रहा हूं? अपनी अपूर्णता को भरने के लिए किसी का इस्तेमाल करने से बचो। पहली बात, काहे किसी को बलि का बकरा बना रहे हो? अपनी जिंदगी नर्क है, उस नर्क में क्यों किसी को ला रहे हो? जिससे प्यार करते हैं उसे नर्क में लाते हैं। तो तुम्हारी जिंदगी अगर नर्क है, ईमानदारी से जानते हो, तो किसी को अपनी जिंदगी में क्यों ला रहे हो भाई? पहले इस नर्क की सफाई कर लो। या ये कह रहे हो कि मेरी जिंदगी नर्क है, किसी को लाई इसीलिए रहा हूं कि वो मेरे नर्क की सफाई करेगी। टॉयलेट क्लीनर लाए हो फेरे लेके, आजा मेरे नर्क की सफाई कर। ये पहली बात, अपनी जिंदगी नर्क हो तो किसी को जिंदगी में मत लाओ। और दूसरी बात, कोई दिखे जो स्वयं से ही बहुत रुस्वा है, जिसके भीतर लगातार आग लगी हुई है, तो उसकी जिंदगी में प्रवेश कर मत जाना। जो जबरदस्त भीतर कामनाएं आकांक्षाएं रखे हुए है, वो अपनी कामना की आग में तुम्हें भी भूनेगा। बस उसकी जिंदगी में घुस मत जाना ये कह के कि नहीं नहीं, you know that chap is very driven, very ambitious, I tell you, he'll go places, you will go places. Narakpur, that's the place. लड़कियां खास तौर पे बड़ी इंप्रेस्ड होती हैं, you know, I met, you know, really a go getter. वो रुकेगा ही नहीं। वो दलाल स्ट्रीट तो छोड़ दो, वॉल स्ट्रीट से पहले नहीं रुकेगा वो भाई। वो भूखा है, कुत्ता देखा है भूखा, उसकी जीभ निकली थी, उसकी जिंदगी में घुस रही हो ये बोल के कि ड्रिवन है, गो गेटर है, एम्बिशियस है, पता नहीं क्या है। यस, ही इज ड्रिवन एंड ही विल ड्राइव ऑल ओवर यू। Yes, he likes to run and you will be run over. लिंग आप पलट सकते हो, सेम अप्लाइज टू शी ऑल्सो। पर सवाल चूंकि महिला ने पूछा है इसीलिए उनके संदर्भ में उत्तर दे रहा हूं। अपना मैला साफ करने के लिए जिंदगी में किसी को नहीं लाया जाता। घर में तो मेहमान को तब लाते हैं जब घर पहले ही साफ कर लेते हैं, है ना? बोलो कि कोई प्रेमी है, उसको घर में ला रहे हो और उसको बोल रहे हो झाड़ू, वो अंदर घुसा दरवाजा खोल के और तुरंत बोल रहे ये झाड़ू लो, ये पोछा लो। प्रेम का यही तो मतलब है, हमारा मैला साफ करो। ऐसे करते हैं। बल्कि अगर घर अस्त व्यस्त होता है, गंदा होता है, कोई आना भी चाहता है तो उसको कहते हैं अभी मत आओ, रुक जाओ, पहले हमें, हाँ, लेट मी पुट माई ओन हाउस इन ऑर्डर। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, नॉट टू स्ट्राइक रिलेशनशिप्स व्हेन योर हाउस स्टिंक्स। सोई सराहे लड़े मुक्ति के हे, सूरा सोई सराहे लड़े मुक्ति के हे, पुर
पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत। सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत। पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर। अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव। भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो काहे करो कुदाव रे साधो, काहे करो कुदाव। भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव। भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव। सिर सौंपो सीधे लड़ो काहे करो कुदाव रे साधो, काहे करो कुदाव। मैं कनाडा में रहती हूँ। मैं एक्चुअली आचार्य जी को 1 साल से भी ज्यादा हो गया सुनते हुए। तो मुझे आज का तो क्या, मैंने जितने सत्र सुने मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मैं शुरू से ही सत्य की तलाश में थी काफी सालों से, और मैंने
कई उपनिषद और गीता वगैरह पढ़ी थी, लेकिन जो मुझे ट्रू मीनिंग है वो मुझे आचार्य जी ने बताया ऑनेस्टली। तो मेरा जो डर था वो काफी कम हो गया। अब मैं किसी से नहीं डरती ऑनेस्टली। और मैं खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट थी भी और हूँ भी। और मैंने एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया है। उसके बाद में मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से जोड़ती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ, मैं खुद सीखती हूँ। और आचार्य जी को सुनने के बाद में मुझे बुक्स पढ़ने का भी शौक ज़्यादा चढ़ने लग गया है। पहले नहीं था, पहले मैं किताबों को छूती भी नहीं थी, पर अभी काफी ज्यादा। और लकीली घर के पास एक लाइब्रेरी है, तो वीक में 2 बार जाना तो हो ही जाता है, हर वीक। और थैंक यू सो मच, मतलब जितना थैंक यू बोले उतना कम है।